नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम जो दिसंबर 2018 AGP नेट JRF ज्योग्राफी सॉल्व पेपर की सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने 30 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। 31वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है। यानी जो नोमोथेटिक अप्रोच है, आपका दृष्टिकोण है, वो किस पर बल देता है। एम्पिरिकल स्टडी यानी अनुभवजन्य अध्ययन पर, आगमनात्मक अध्ययन यानी इंडक्टिव स्टडी पर, विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर, या भावमूलक अध्ययन पर। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है आपका वो है तीसरा। यानी जो नोमोथेटिक अप्रोच है आपकी, वो विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर बल देता है, यानी लॉ मेकिंग स्टडी पर। यहाँ पर दोस्तों जो आपके 3 विकल्प हैं, अनुभवजन्य अध्ययन, आगमनात्मक और भावमूलक, इनका तीनों का संबंध आइडियोग्राफिक से है। ठीक है, यानी आइडियोग्राफिक में गुणात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मनुष्य का भाव, रुचि, व्यवहार, इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन नोमोथेटिक जो अप्रोच होती है उसमें सांख्यिकीय आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, और सांख्यिकीय आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर ही विधि निर्माण संबंधी अध्ययन होता है। इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नोमोथेटिक का सामान्य अर्थ है सामान्यता परक। इसके अंतर्गत किसी चीज को विशिष्ट से सामान्य यानी आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक इंडक्टिव, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, इसे हम निगनात्मक भी कहते हैं। और आगमनात्मक में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, लेकिन निगनात्मक क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो की ओर व्याख्यात करते हैं। इसकी प्रकृति आगमनात्मक होती है। ठीक है, सॉरी, ये निगनात्मक नहीं होता दोस्तों, आगमनात्मक होता है, यानी इंडक्टिव होता है। ठीक है, इसमें नियम का प्रतिपादन किया जाता है। ये अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान वे होते हैं दोस्तों जिनके जो आंसर हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे सूर्य अगर पूर्व से निकलता है तो वो पूर्व से ही निकलता है, ये प्राकृतिक विज्ञान होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मैथ, साइंस, ये सब प्राकृतिक विज्ञान है। यह तुलनात्मक अध्ययन पर भी मदद करता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि निदर्शन यानी पैराडाइम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। द कंसेप्ट ऑफ पैराडिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाई। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका नंबर 4, थॉमस कुहन। ठीक है, पैराडाइम की अवधारणा कुहन महोदय ने दी थी। चौथा इसका सही है। प्रतिमान या पैराडिज्म क्रांतिकारी बदलाव की अवधारणा का प्रतिपादन थॉमस कुहन महोदय ने उनकी प्रभावशाली पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962 में जो आई थी में प्रयुक्त पद है, जो उन्होंने विज्ञान के प्रभावी सिद्धांत के भीतर मूल मान्यताओं में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया था। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पैराडाइम की संकल्पना किसने दी, तो थॉमस कुहन ने दी थी। किस पुस्तक में, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो कि 1962 में आई थी। ठीक है, अब दोस्तों आपको सही मिलान करने वाला प्रश्न है आपका। एक तरफ योगदान दिया हुआ है यानी कंट्रीब्यूशन, और दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि ऐसे जब विकल्प आते हैं या ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको या तो सही पता होना चाहिए या तो आपको गलत पता होना चाहिए, तब आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सी का पता है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी कि स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ निर्धारणवाद, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। ठीक है, यानी सी का 2 सही है। तो इसी को हम जाकर के देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि सी का 2 किस विकल्प में है। ए में तो सी का 2 है। ठीक है, 2 में सी का 4 है, यानी कि ये विकल्प आपका गलत हो गया। तीसरे नंबर में सी का 3 है, यानी कि ये भी गलत हो गया आपका। और चौथे में सी का 2 है, यानी कि 2 विकल्प आपके ऐसे हैं जिसमें सी का 2 दिया हुआ है।
यानी 2 विकल्प आपके गलत हो गए। अब हमें 2 में देखना है, तो अब हमें एक और पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगला भी देख लेते हैं, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी, OH के स्पेट। अब दोस्तों हमें चौथा पता है, ठीक है, कि जो संभाव्यवाद है, ये संभववाद नहीं है दोस्तों, पॉसिबिलिज्म नहीं है, ये प्रोबेबिलिज्म है, यानी संभाव्यवाद। ये OH के स्पेट के द्वारा दिया गया है, यानी कि D का 1 किस में है। अब हम एक और देख लेते हैं, आंसर मिल जाएगा आपका, क्योंकि 2 तो हम पहले ही काट चुके थे, इसमें देखना था और इसमें, तो पहले में ही देखें तो D का 1 है, ठीक है, यानी विकल्प नंबर 1 आपका सही है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को दोस्तों ऐसे ही हल करना होता है। दोस्तों कुछ ऊपर भी दिया हुआ है कि जलवायु समतावाद LC किंग, ठीक है, और जल निश्चयवाद हंटिंगटन महोदय के देखो, जलवायु निश्चयवाद हंटिंगटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, और जलवायु समतावाद LC किंग के द्वारा दिया गया था। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 दोस्तों सही था आपके क्वेश्चन का। क्षेत्रीय भूगोल का जो महत्वपूर्ण योगदान है हम्बोल्ट महोदय का है। श्रृंखलाबद्ध भूगोल में कार्ल रिटर का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। स्टॉप एंड गो का निर्धारण ग्रिफिथ टेलर ने किया। संभाव्यतावाद OH के स्पेट के द्वारा दिया गया। संभाव्यतावाद के प्रतिपादक OH के स्पेट हैं। नियतिवादी विचारधारा से हम्बोल्ट और रिटर जुड़े हुए हैं। हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण कृति कॉसमॉस है, जो कि 1600 नहीं दोस्तों 1945 में प्रकाशित हुई थी। कार्ल रिटर का महत्वपूर्ण कृति अर्धकुंडे है, ठीक है, के मध्य 19 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि जो कॉसमॉस है 1845 में लिखा गया था हम्बोल्ट के महोदय के द्वारा, और ये 5 खंडों में था, जबकि कार्ल रिटर के द्वारा अर्धकुंडे लिखा गया था, जो कि 19 खंडों में था। पर्यावरणीय नियतिवाद के जनक रैडजेल को माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद को नव नियतिवाद भी कहते हैं, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसके प्रणेता ग्रिफिथ टेलर महोदय थे, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने माइग्रेशन जोन थ्योरी या जॉन स्ट्रेटा थ्योरी के प्रतिपादक भी हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कटिबंध प्रवास सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत, इसको किसने दिया? टेलर महोदय ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि शास्त्रीय भूगोल विज्ञान पर अल्माजेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अल्माजेस्ट एक पुस्तक है, किसने लिखा है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो तीसरा नंबर है, टालमी महोदय ने लिखा है, ठीक है। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक सिंटैक्सिस, जिसे आमतौर पर अल्माजेस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी अल्माजेस्ट के 2 नाम हो गए, सिंटैक्सिस और अल्माजेस्ट। अल्माजेस्ट में गणितीय भूगोल पर खगोल विद्या की जटिल समस्याओं को हल किया गया है, ठीक है। इसमें अंडाकार पृथ्वी और ब्रह्मांड में उसकी केंद्रीय स्थिति में उसका पूर्ण विश्वास था। उसकी दूसरी पुस्तक भूगोल की रूपरेखा यानी आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, ये भी आपको याद रखना है कि आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी किसकी है? तो टॉलमी महोदय की है। इसमें उन्होंने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर स्थानों या नगरों की वास्तविक स्थितियों को निश्चित किया था, ठीक है। टालमी का योगदान मुख्यतः गणितीय भूगोल के क्षेत्र में विशेषता है। टालमी की अन्य पुस्तक है एनेलिमा। 3 पुस्तकें दोस्तों इसमें बताई गई आपको, सिंटैक्सिस या अल्माजेस्ट, दूसरी है एनेलिमा, तीसरी है भूगोल की रूपरेखा। ये किसकी पुस्तकें हैं? टालमी महोदय की। तो ये आपको याद रखना है। 35वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं, ठीक है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन हल करने का तरीका दोस्तों यही होगा कि एक अगर आपको पता है तो अभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमें इसमें पता है कि नेचर ऑफ जियोग्राफी ये हार्डसॉन महोदय की है, ठीक है। नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्डसॉन महोदय की है, तो डी का दूसरा सही है। अब हम विकल्प पर चलते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें किस विकल्प में डी का 2 सही है, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर ही करके देख लेते हैं डी का 2 किस में सही है।
तो डी का 2 दोस्तों आपका दूसरे विकल्प में है और तीसरे विकल्प में, यानी कि पहला गलत हो गया और आपका चौथा गलत हो गया। ठीक है, अब हम एक बार फिर उस विकल्प को देखते हैं कि कौन सा हमें पता होना चाहिए। जैसे एक पुस्तक दी है दोस्तों एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके लेखक रेडजेल है, एफ रेडजेल यानी फ्रेडरिक रेडजेल, यानी कि सी का 1 सही है। तो चलिए हम देख लेते हैं सी का 1 किस में है। तो आप दोस्तों जब देखेंगे तो सी का 1, क्योंकि हमने पहला और चौथा तो काट ही दिया था, अब हम देखते हैं सी का पहला किस में है, तो ये तीसरे विकल्प में, सी का पहला, तो आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको ऐसे ही हल करने होते हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी R.E. डिकिंसन महोदय की है, ऑल पॉसिबल वर्ड P. जेम्स महोदय की है, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की है और नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसोन महोदय की है। ठीक है, रेडजेल की अन्य पुस्तकें हैं जैसे वोल्कर कुंडे और राजनीतिक भूगोल। तो जिस जगह आप दोस्तों पुस्तकें लिख रहे होंगे वहीं जगह आप उसी जगह जाकर के नोट डाउन इन पुस्तकों भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बार बार कौन सी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो इससे आपका एक अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने महासागर के जल के रंग और इसकी लवणता का सह संबंध बताया है? यानी एक तरफ रंग और दूसरी तरफ महासागर की लवणता के बीच संबंध किसने बताया है? अल मसूदी ने, अल खालदून ने, अल मकदीशी ने या इब्न शीना ने? ठीक है, तो दोस्तों इस संबंध को सबसे पहले अल मसूदी ने बताया था कि महासागरों के जल का जो रंग है और इसकी लवणता के बीच गहन संबंध पाया जाता है। किसने बताया था? अल मसूदी ने। ठीक है, तो अल मसूदी का बारे में और भी हम जान लेते हैं, यानी विकल्प नंबर 1 आपका सही है। अल मसूदी का जन्म 9वीं शताब्दी के अंत में बगदाद में हुआ था। इराक की राजधानी बगदाद है, आपको पता है। उसकी मृत्यु 956 ईस्वी में मिस्र के फुस्तान नगर में हुई थी। उनकी पुस्तकें हैं जैसे किताब मिराज अल दहाब, किताब अल तहनबाल इशराफ, किताब अखबार अल जमा, किताब अल औशत। ठीक है, इसके अलावा मीराजल धवाए, सोने की चारागाहें एवं जहारातों की खानें, यानी मिडोफ ऑफ गोल्ड एमाइंस ऑफ पीसियस स्टोन, उपदेश और निरीक्षण यानी एक्सोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, अल मसूदी की हरकेंद यानी बंगाल की खाड़ी की सामयिक पवनों यानी मानसून को अच्छा विवरण प्रस्तुत किया था। अल मसूदी ने मानव भूगोल के क्षेत्र में मानव और पर्यावरण में पारस्परिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अल मसूदी के अनुसार 7 सागर उन्होंने बताए थे। कौन कौन से थे? फारस सागर यानी फारस की खाड़ी तथा मरकान तट, लारेवी सागर जो सिंधु मुहाने से कन्याकुमारी अंतरिप तक था, हरकेंद्र सागर यानी बंगाल की खाड़ी। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि लारेवी सागर को हम अरब सागर आज के समय में जानते हैं। ठीक है, और हरकेंद्र सागर को बंगाल की खाड़ी। चौथे नंबर पर है सेलाहे सागर अथवा कालाबार सागर यानी कि मलक्का सागर, केंद्रेज अथवा केर्डनेंज सागर यानी मलक्का प्रायद्वीप के पूर्वी तट, श्याम की खाड़ी के दक्षिण में, सैफ सागर यानी वियतनाम सागर, सेंजी सागर यानी कि चीन सागर। तो ये आपको अल मसूदी जी के बारे में ये जानकारी रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल स्थान यानी टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी थी? टाइम स्पेस ज्योग्राफी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका नंबर 1 हैगर स्ट्रैंड। ठीक है, हैगर स्ट्रैंड महोदय ने टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा प्रतिपादित की। हैगर स्ट्रैंड अभिनव परिवर्तन का भौगोलिक प्रसार यानी ज्योग्राफिकल डायमेंशन ऑफ इनोवेशन, ये भी संकल्पना दी थी, ये भी आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें ऊपर भी दी गई हैं, जैसे छवि यानी इमेज की संकल्पना किसने दी थी? तो केनिथ बोल्डिंग ने दी थी। ये आपको याद रखना है, इमेज की संकल्पना केनिथ बोल्डिंग ने दी। और मेंटल मैप किसने दिया? तो गोल्ड एंड वाइट ने दिया था। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। मेंटल मैप गोल्ड एंड वाइट ने दिया और इमेज की संकल्पना केनेथ बोल्डिंग ने दी थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी
ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर है चौथा है फ्रीमैन, यानी कि फ्रीमैन TW या TW फ्रीमैन ए 100 ईयर्स ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नंबर क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर का देखो, जैसा दोस्तों हमने ऊपर भी अभी बताया ही था आपको कि किसने मानसिक यानी कि मेंटल मैप की अवधारणा विकसित की थी? तो आपका आंसर होगा गोल्डन व्हाइट महोदय ने। ठीक है, और गोल्डन महोदय ने क्या दिया था? छवि की अवधारणा दी थी। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प आपका सही है। व्यवहार भूगोल के मानसिक मानचित्र प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण का किसी चीज़ के प्रति व्यवहार करने की अंतर्दृष्टि है। पीटर गोल्ड और व्हाइट ने लोगों के क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझने के लिए मेंटल मैप नामक पुस्तक लिखी थी, इसीलिए इसे मेंटल मैप की अवधारणा भी कहते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों फिर से मैच कराने वाला ही है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया दोस्तों आपको कि इसमें आपको एक पता होना चाहिए सही या गलत, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे पहले का यानी कि H बैरोज ने कौन सी संकल्पना दी है? ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, मानव परितंत्र की संकल्पना H बैरोज महोदय ने दी थी, यानी एक का दूसरा सही है। तो किस विकल्प में है एक का दूसरा सही? एक का चौथा है पहले वाले में, तो ये तो गलत हो गया। एक का दूसरा है आपका दूसरे वाले विकल्प में, यानी ये सही है। तीसरे में 3 दिया हुआ है, चौथे में 1 दिया हुआ है, तो आपने एक ही आपको पता है और आप आंसर तक पहुंच गए, तो इसका 2 नंबर विकल्प सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। WM डेविस ने पेनिप्लेन, भौगोलिक चक्र, शुष्क अपर्दन चक्र या डेविस का त्रिकूट ये दिया था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में बैरोज महोदय ने परिभाषित किया। मानव पारिस्थितिकी मानव व प्राकृतिक, सामाजिक व निर्मित वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जबकि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द 1886 में अर्नेस्ट हैकल महोदय ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, यानी पारिस्थितिकी शब्द 1886 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तथा इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था? तो AG टांसले महोदय ने 1935 में दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। मार्क जेफरसन ने प्रमुख शहर नियम प्रतिपादित किया, यानी कि जो मार्क जेफरसन थे उन्होंने प्रमुख शहर यानी कि प्राइमेट सिटी की अवधारणा दी थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1931 में, यानी सेंट्रल प्लेस शब्द दिया था मार्क जेफरसन ने। लेकिन जबकि केंद्रीय स्थान पर सबसे पहला विचार वान थ्यूनेन महोदय ने दिया था। ठीक है, तो केंद्रीय स्थान यानी सेंट्रल प्लेस पर सबसे पहले विचार वान थ्यूनेन ने दिया था, लेकिन शब्द का प्रयोग किसने किया? मार्क जेफरसन ने किया। लेकिन केंद्रीय स्तर सिद्धांत वाल्टर स्टालर ने दिया था। तो ये तीनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा भूदृश्य की आकृति विज्ञान कार्ल ओ सावर द्वारा लिखा गया, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप किसने लिखा? कार्ल ओ सावर ने। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल ओ सावर द्वारा सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप की संकल्पना का विस्तार एवं विकास किया गया। जबकि भूगोलवेत्ता आउटो स्लूटर ने कल्चरल लैंडस्केप शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। कल्चरल लैंडस्केप शब्द किसने दिया? आउटो स्लूटर ने, लेकिन संकल्पना किसने दी थी? तो कार्ल ओ सावर महोदय ने दी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। आज हमने आपसे नेट JRF AGP दिसंबर 2018 ज्योग्राफी सॉल्व पेपर के 10 क्वेश्चनों पर चर्चा की, यानी 31 से 40 तक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।